क्या कैप्शन लगाया है, संभल की बात करते चले। लेकिन अभी मेरे पास एक कॉल आया, उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हुई है और आप 10 साल हमारे प्रधानमंत्री रहे, आपने उनपे कुछ नहीं कहा, आपको उनपे पहले कहना चाहिए था। देखिए, मैं मनमोहन सिंह जी का क्या है कि मैं उनपे एक पूरा प्रोग्राम बनाना चाह रहा था, पर मुझे आज एडवाइस किया गया कि साहब आज उनकी डेथ हुई है और आज आपका प्रोग्राम बहुत गुड स्पिरिट में नहीं जाएगा, कल बना दीजिएगा। और वैसे मैं बहुत प्रोग्राम्स का वादा करता हूँ, पर इन पे मैं डेफिनेटली बनाऊंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा, देखिएगा आप इसको। आ, आपको जैसा मालूम है कि मोदी कैबिनेट ने एक शोक प्रस्ताव पारित कर दिया है, 2 मिनट का मौन रख के श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने लंबा चौड़ा बयान बड़े भावुक होकर दिया है। कल इनका अंतिम संस्कार है, कांग्रेस दफ्तर में ले जाए गए थे ये। और मनमोहन सिंह का कहना था कि इतिहास मुझे बेहतर तरीके से याद रखेगा। जैसा कि अभी कंटेम्प्रेरी मीडिया यानी समकालीन मीडिया और राजनीतिक दल और पॉलिटिशियंस जैसे मुझे याद करते हैं, मुझे इतिहास बेहतर तरीके से याद रखेगा। पता नहीं याद रखेगा नहीं रखेगा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि 7 दिनों की मॉर्निंग डिक्लेयर हो गई, 7 दिनों का शोक डिक्लेयर हो गया है। लेकिन एक बात मुझे जो बार बार समझ में आती है कि मनमोहन सिंह इतने ज्यादा, आपको बताएं, एक दो किताबें मेरे पास है, एक अभी सामने नजर नहीं आ रही है। एक ये द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की। संजय बारू एक पत्रकार थे जो बाद में मनमोहन सिंह के एडवाइजर हो गए थे। और एक किताब नटवर सिंह ने लिखी है, वन लाइफ इज नॉट इनफ। मैं भी देख रहा था, मिल रही थी, शायद घर पे पड़ी है। मैंने उसके बारे में, उसमें बहुत कुछ पढ़ा है मनमोहन सिंह के बारे में। लालू यादव ने अपनी जीवनी में इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। और मोटा मोटा आप जान ले कि साहब मनमोहन सिंह अपने जीवन, मतलब नेहरू गांधी परिवार के बाद पहले आदमी हुए जो 10 साल लगातार प्रधानमंत्री रहे। वो अलग बात है कि एक बार भी चुनाव नहीं जीते, दिल्ली से एक बार खड़े हुए थे, वो हार गए थे। ये आसाम से आते थे सांसद बन के, और आप सोचिए क्या जमाना था, सोशल मीडिया था नहीं, तो क्या जमाना रहा होगा कि ये एक हलफनामा देते थे कि मैं आसाम का नागरिक हूँ। और आसाम में जो पहले एक चीफ मिनिस्टर रहे थे, उनके घर में एक कमरा इन्होंने किराए पे दे रखा था, और उसकी उसी अपना एड्रेस दिखाते थे। आप रहे पढ़े लिखे पंजाब में, चंडीगढ़ में। पंजाब से आपका कोई लेना देना नहीं, दिल्ली से आप चुनाव हारते हैं, जिंदगी में कोई चुनाव नहीं जीतते हैं। आसाम से कह देते हैं मैं आसाम का नागरिक हूँ, कोई पूछता भी नहीं कि साहब आप आसाम के नागरिक कहाँ से हो गए। और बल्कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1970 से लेके 2024 जो चल रहा है, मतलब ये आपके हो गए 30 और 20, 50 और 54 साल। कोई भी नेता, कोई भी राजनेता, कोई भी ब्यूरोक्रेट भारत में या दुनिया में ऐसा नहीं है जो इतने साल लगातार सत्ता में रहा हो। हर सरकार में सत्ता में रहे साहब, हर सरकार में सत्ता रहे। यहाँ की जो 4 महीने की चंद्रशेखर सरकार बनी थी उसमें भी थे, और जब चंद्रशेखर जाने लगे तो इन्होंने उनको यूजीसी का चेयरमैन बना दिया। तो ऐसा कोई पद नहीं है जिसपे ना रहा हो, मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर, चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंस सेक्रेटरी, एवरीथिंग। हमारा देश जो दिवालिया हुआ इनके कार्यकाल में हुआ। और मैं हमेशा कहता हूं कि इनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो एक वो दी जाती है, एक श्रेय दिया जाता है, गलत है, क्योंकि मनमोहन सिंह ब्यूरोक्रेट थे। उनसे कहा गया ऐसा बना दो, उन्होंने ऐसा बना दिया। उनसे कहा गया वैसा बना दो, वैसा। देखिए संजय बारू तो अपनी किताब में लिखते हैं कि मनमोहन सिंह जैसा बजट इंदिरा गांधी के लिए बनाते थे, राजीव गांधी के लिए बनाते थे, वैसे ही बजट बना के पहुंच गए नरसिम्हा राव के पास। तो नरसिम्हा राव ने उनको बहुत डांटा, उन्होंने कहा कि मैंने इस बजट के लिए तुमको बुलाया, वापस जाओ और एक पूंजीवादी बजट लेके आओ। तो उन्होंने पूंजीवादी बजट, मतलब ही वॉज जस्ट ए ब्यूरोक्रेट, एक बाबू थे जिनको जो कहा जाता था वो कर देते थे। आप कहेंगे कि मैं एकदम से इतना क्रिटिकल क्यों होता जा रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक विनोद दुआ की। आपको याद होगा पहले दूरदर्शन पे थे, और बाद में वायर, द वायर एक जो वरदराजन का एक पोर्टल है, और जो जिसको मतलब आप यकीन माने इतना तो विपक्ष और राहुल गांधी भारत के खिलाफ नहीं बोल सकते जितना विनोद दुआ। अच्छा, मैं आज कुछ वीडियोस आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो वीडियोस मैंने यहाँ नहीं लगाए हैं। यहाँ लगाने का मतलब है कि जो वीडियो लगाओ उसी पे स्ट्राइक आ जाती है। तो ये विनोद दुआ बोल रहे हैं, और देखिए क्या कह रहे हैं। और ये अटल बिहारी की डेथ पे कह रहे हैं, और ये वीडियो आज मैंने ट्वीट किया है। अटल बिहारी की ट्वीट विनोद दुआ कह रहे हैं कि अटल बिहारी का निधन हो गया है, और आजकल ये अभी इनको महापुरुष बनाने का एक पाखंड शुरू हो जाएगा, और मैं इस पाखंड में यकीन नहीं करता। तो साहब एक ऐसा भी दौर गुजरा है जब आप अटल बिहारी जैसे आदमी को कहते थे कि इनको महापुरुष बनाने का पाखंड शुरू हो जाएगा। उनकी डेथ हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था, और कम से कम मैं जो कुछ भी कहूंगा, एक बार मुझे याद है मुलायम सिंह जी की डेथ हुई थी, तो मैं शायद TV9 पे था या यूपी तक पे था, तो उनसे मुझे मुलायम सिंह के लिए कहने के लिए कुछ कहा गया था।
तो अब भाई, मैं अगर मैं किसी को क्रिटिकली जज कर रहा हूं तो मैं उसके बहुत मीठा नहीं बोल सकता हूं। जैसे केजरीवाल है, केजरीवाल ने केजरीवाल का एक वीडियो मैंने आज शेयर किया है जिसमें वो कह रहे हैं, ये शेयर किया है या फिर देखिए आप ट्विटर में पढ़ा होगा, कि मनमोहन सिंह ने तो वो लूट की है कि अंग्रेजों ने भी नहीं की। और आज वही केजरीवाल मनमोहन सिंह के लिए भारत रत्न मांग रहे हैं। जिन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने अंग्रेजों से ज्यादा लूट की है, आज वो कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह को भारत रत्न दे दो। फिर आप देखिए अन्ना हजारे ने कहा मनमोहन सिंह करप्शन के एकदम खिलाफ थे। अरे तो भैया, तुम्हारा आंदोलन किसके खिलाफ था? तुम्हारा जो अन्ना हजारे का पूरा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था वो तो मनमोहन सिंह के खिलाफ था। उद्धव ठाकरे कह रहे साहब बहुत बड़ी हस्ती चले गए। यही उद्धव ठाकरे और इनके पिता बाल ठाकरे मनमोहन सिंह को क्या कहते थे, आप पढ़ लीजिए। मतलब दे यूज्ड टू कॉल हिम इम्पोर्टेंट हिजड़ा कहते थे, ये देखिए। और आज वो कह रहे हैं कि साहब, तो कम से कम मैं इतनी दो तरफा बात नहीं कर सकता। जो मेरे दिल में है वो मेरी जुबान पे है। मुलायम सिंह का निधन हुआ था और मुझको बैठा लिया, यूपी तक था, टीवी 9 था, एबीपी था, न्यूज नेशन था, क्या याद नहीं मुझे। सैयद कासिम भी बैठे थे मेरे साथ, क्योंकि बाद में कह रहे थे कि ऐसे तो आपको बोलते सुना नहीं कभी। तो उसमें भी भाई मुझे, अब बताएं, मुलायम सिंह के लिए बोले, मुलायम सिंह के बोले, हमने कहा भाई मुलायम सिंह बहुत उदार आदमी थे, बहुत लविंग आदमी थे। बलात्कारियों को भी बच्चा कह के, लौटा कह के माफ कर देते थे। मुख्यमंत्री के तौर पे तो और भी उदार थे। मुस्लिम समुदाय से कहते थे कट्टा रखो। तो और राम मंदिर बनाने के लिए इतना समर्पित थे, कहते थे मैं ही बनाऊंगा और बाकी का सिर को गोली मार देते थे। तो वो सभा प्रवक्ता मुझसे बहुत नाराज हो गए, बोले आप क्या उठ पटांग बोल रहे हैं। तो अब मेरे से ये नहीं हो सकता कि मैं केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अन्ना हजारे की तरह पहले कुछ और कहूं और बाद में कुछ और कहूं। मनमोहन सिंह के ऊपर मैं कल पूरा प्रोग्राम बताऊंगा, एंड यू विल बी शॉक्ड। मेरा दावा है कि इतना कुछ मनमोहन सिंह के बारे में गलत नैरेटिव है कि यू जस्ट कांट इमेजिन। लेकिन जो जिन जिन हरकतों के लिए मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है मनमोहन सिंह की, वो यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास पे बुला के उनको यूथ आइकन मतलब युवा आइकन को क्या कहेंगे कि प्रतीक, युवा प्रतीक देश का बताते थे। ये आतंकवादी जिसको आज बाल पकड़ के अंदर किया गया है, ये आतंकवादी जिसने कोर्ट में कहा कि हाँ मैंने हत्याएं की हैं, और मैंने भारत, और किसकी हत्याएं की? इंडियन एयरफोर्स के लोगों की। और उसको आप प्रधानमंत्री आवास में डिनर दे रहे हैं। आई रियली आई रियली कांट फॉरगेट दैट। अब फॉरगिव वाली बात पे नहीं आती, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। जिस समय 1990 में, 91 में, आप सोचिए, हमने अपना देश में अपना सोना गिरवी रखा। हम इतने भुखमरे हो गए थे, हमारे पास पैसे नहीं बचे थे। उस समय मनमोहन सिंह बजट पेश करते हैं और कहते हैं, देखिए मैं आपको बजट स्पीच का हिस्सा दिखा रहा हूं जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला। बहुत ध्यान से इसको पढ़ें। पहली लाइन में कहते हैं कि किसानों के लिए जो खाद की सब्सिडी है उसको हम कम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। आप एक ही लाइन में ये दो बातें कैसे कह सकते हैं? पहली लाइन में कह रहे हैं कि साहब, किसानों के लिए जो खाद की सब्सिडी है उसको मैं कम कर रहा हूं। और उस अगली लाइन में कह रहे हैं कि मैं 100 करोड़ रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन में दान दे रहा हूं। आपके पिताजी का पैसा है, किसका पैसा है भाई? आपने उठा के कहते सोनिया गांधी, क्यों? सोनिया गांधी ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, आपने ये कर दिया, कमाल कर दिया साहब। देखिए, बराक ओबामा ने इनके बारे में एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था। बराक ओबामा ने कहा था कि आ, मनमोहन सिंह सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री बने, सही, वो बड़ा बोल्डली उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा, बराक ओबामा ने बोला कि मनमोहन सिंह इसलिए से प्रधानमंत्री बने क्योंकि वो इतने कमजोर थे कि वो राहुल गांधी के लिए कभी खतरा नहीं बन सकते थे। और देखिए, राजनीति में मतलब आपका अगर कोई भी वो नहीं हो, जैसे मैं अभी अपने ही ट्वीट्स ढूंढ रहा था तो मैंने दिखा था कहीं कि राजनीति में अपना कोई जनाधार ना होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। कि यार एकदम रूटलेस आदमी तो एक कॉर्पोरेटर का चुनाव नहीं जीत सकता। अगर देखिए, बराक ओबामा वाला ट्वीट भी है, कोट हो तो दिखाएं आप इन्हें। तो मतलब वो क्या, ये तो कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने इनको बना दो, आप प्रधानमंत्री बना दो, कुछ बना दो, क्योंकि ये अम, आपका कोई आपके लिए कभी खतरा नहीं बनेंगे, आपकी औलादों के लिए खतरा नहीं बनेंगे। तो इस तरह करके मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उनका अपना कोई पॉलिटिकल आधार नहीं था। अच्छा, फिर आप देखें इसको, मैं जो चीजें मुझे इनकी याद आती हैं छोटी छोटी, कि साहब इनके टाइम में फौज का ये हाल था। मैं दिखाता हूं उस समय जो आर्मी चीफ का जो बयान, देखें आप जरा।
उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, आप कर क्या रहे हैं। और ये तो इनके प्रधानमंत्री काल का मैं आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा देश खतरे में, गोला बारूद हवाई सुरक्षा सब बेकार हो गई है। सुना ही नहीं क्यों। और उस समय जो इनके रक्षा मंत्री थे, देखिए जरा बयान देखिए, और जो इनके रक्षा मंत्री थे AK एंटनी, उन्होंने उस समय बयान दिया, एक सेकेंड, रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि साहब हमने चाइना बॉर्डर को एकदम लावारिस छोड़ दिया है, क्योंकि अगर वहां कुछ भी करो तो चीनी नाराज हो जाते। अब आप समझिए चाइना हमसे क्यों नाराज रहता है, चाइना के साथ झड़प क्यों होती रहती है। जमाने बाद झड़प, 1967 में जब हमने चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया था, 62 के वॉर हारा था, और 67 में हमने चाइना को पटक के मारा था। उस समय हमारे 38 आदमी मारे गए थे और इनके करीब 400-500 लोग मारे गए थे। तब से लेके अब जाके सीधे गलवान वैली में युद्ध हो। क्यों गलवान, मतलब इस बीच हमने उनको शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। और जब मोदी ने वहां पे एयरपोर्ट बनाने शुरू कर दिए, 4 लेन रोड बनानी शुरू कर दिया, तो उनको दिक्कत हो गई। दूसरा जो मुझे आप समझते हैं कि जो आज आप देखते हैं कि जिसके ऊपर अपराध सिद्ध हो जाता है उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता है, जैसे लालू यादव। तो लालू यादव अपनी जीवनी में लिखते हैं, उनकी मतलब खुद वो लिखते हैं लालू यादव कि साहब ऐसा है कि मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनने के मैं खिलाफ था, तो सोनिया गांधी को पकड़ के ये हमारे घर आ गए, और सोनिया तो हमसे कहने लगी, मनमोहन भी हमसे रिक्वेस्ट करने लगे, तो मुझे लगा यार ये आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, इसी बात कैसे काटो, मैंने इसको अलाउ कर दिया। मनमोहन सिंह इस एहसान को नहीं भूले। ऐसे में जब लालू यादव को सजा हुई, तो वो एक ऑर्डिनेंस ले आए। उनका कौन जाएगा लोकसभा में, वो ऑर्डिनेंस ले आए, अध्यादेश ले आए कि लालू यादव जैसे लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति मिलेगी। सोचिए, लालू यादव जैसे आदमी को बचाने के लिए ऑर्डिनेंस ले आए। अच्छा, उसकी बड़ी उस समय आलोचना होने लगी, तब तक सोशल मीडिया भी आ गया, तो हाहाकार मच गया। तो राहुल गांधी ने सोचा बहुत अच्छा मौका, उन्होंने जाके ऑर्डिनेंस जाके प्रेस क्लब में, दिल्ली प्रेस क्लब में फाड़ दिया। आपने वो भी अपमान बर्दाश्त कर लिया। अपमान तो इन्होंने खैर बहुत बहुत बर्दाश्त किया। मैं सबसे बड़ा अपमान तो इनका ये मानता हूं, इनके जो डायरेक्ट अपमान नहीं था कि इनको जिस आदमी ने वित्त मंत्री बनाया, जिस आदमी की वजह से ये आगे आए, नरसिम्हा राव, उस नरसिम्हा राव की लाश ऑल इंडिया, मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर के सामने खड़ी रही, अंदर नहीं घुसने दिया गया उस लाश को आधे घंटे। उस आदमी का वो नहीं होने दिया गया, क्रिमेशन नहीं होने दिया। एंड ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, ही कुड डू नथिंग। आप कुछ नहीं कर पाए, आप ऐसे ही चुपचाप खड़े रहे एकदम। और देखें, आपने एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी, राष्ट्रीय सलाहकार समिति बना दी सोनिया गांधी ने, क्योंकि सोनिया गांधी को सुब्रमण्यम स्वामी ने और APJ कलाम ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। तो इन्होंने एक, अच्छा, नटवर सिंह अपनी किताब में लिखते हैं इस बारे में, और ये भी लिखते हैं कि जब सोनिया गांधी को, फर्स्ट चैप्टर में लिखते हैं, वो किताब मुझे मिल नहीं रही, वन लाइफ इज नॉट एनफ, उसमें लिखते हैं कि जब सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को पता चला कि मैं किताब लिख रहा हूं, तो वो मेरे घर आ गई बिना बुलाए, सालों बाद। जो मेरा फोन नहीं लेती थी, वो मेरे घर आ गई, चाय पियो, कहने लगी भाई कुछ ऊट पटांग मत लिख देना, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी वगैरह वगैरह। अब पता नहीं उनके कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन ये तो इनका हाल है। तो इन्होंने एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई और उसको एक तरह संवैधानिक दर्जा दे दिया, राष्ट्रीय सलाहकार समिति। पहले इन्होंने कहा कि साहब उन्हें हक होगा कि किसी भी फाइल को तलब कर सके, भाजपा ने बहुत विरोध किया, तो उसको पास तो नहीं कराया, लेकिन सारी फाइलें वो तलब करती थी। सोनिया गांधी का तो ये हाल था कि नरसिम्हा राव से उनकी नाराजगी का कारण यही था कि नरसिम्हा राव से वो वीकली रिपोर्ट लेती थी, हफ्ते में एक बार। नरसिम्हा राव जब उनको फोन करते थे रिपोर्ट देने के लिए, तो 10-10 मिनट, 15-15 मिनट उनको फोन पे इंतजार कराती थी। राव साहब ये कहते हैं, बाद के दिनों में उन्होंने कहा कि मुझे खुद इंतजार करने में दिक्कत नहीं थे, हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग गांधी परिवार का इंतजार करने के आदी हैं, लेकिन साहब ये भारत के प्रधानमंत्री को 15-15 मिनट होल्ड कराया फोन पे, ये मुझे ठीक नहीं लगा। ये नाराज हो गए, उन्होंने रिपोर्ट देना बंद कर दिया, नाराज हो गई। कम से कम उनके अंदर इतनी स्पाइन, इतनी रीढ़ की हड्डी, इतना स्वाभिमान तो था कि उन्होंने रिपोर्ट ही देना बंद कर दिया। सोनिया गांधी बाद में आपको याद है कि किस तरह सीताराम केसरी को हटा के अध्यक्ष बनी, सीताराम केसरी को टॉयलेट में बंद कर दिया गया, बुजुर्ग आदमी को टॉयलेट में बंद कर दिया गया। बहरहाल इन्होंने एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई, और नेशनल एडवाइजरी कमेटी में सारी फाइलें जाने लगी, सब ये देखने लगे। तो उसमें एक, आपको मालूम है, एक वो जो कानून है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि आप दो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकते, लाभ के दो पद नहीं ले सकते। तो उसी में साहब कोई आदमी इलेक्शन कमीशन चला गया, कोई कोर्ट चला गया, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस, मतलब इलेक्शन कमीशन जांच शुरू कर दी, तब तक कोई कोर्ट भी चला गया, और सोनिया गांधी को रिजाइन करना पड़ा। क्योंकि एक तरफ आप सांसद भी थी और दूसरी तरफ नेशनल एडवाइजरी कमेटी यानी राष्ट्रीय सलाहकार समिति की चेयरमैन भी थी, चेयरपर्सन भी थी, तो साहब उनको रिजाइन करना पड़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह तुरंत एक बिल ले आए पार्लियामेंट में कि सोनिया गांधी को एग्जेम्प्ट कर दिया उन्होंने कहा कि अब ये दोनों पद पे रह सकती है। सोचिए, इनके लिए एक अलग बिल आ गया। और 17 मई 2017, मतलब देखिए
फरवरी में उन्होंने रिजाइन किया और मई में ये बिल लिया, और बिल इतने भयानक विरोध रहा, भाजपा का लाल कृष्ण आडवाणी ने बड़ा विरोध किया, बहिष्कार कर दिया, लेकिन फाइनली इन्होंने बिल भी पास कर दिया और उन्होंने कहा सब कुछ तुम कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊं कि अच्छा, और जो इन्होंने नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई उसमें तो साहब कोई हिंदू ही नजर नहीं आता था, सब नॉन हिंदू। और बल्कि मैं आपको बताऊं, इनके टाइम में, मनमोहन सिंह के टाइम में, प्रधानमंत्री, नेशनल एडवाइजरी कमीशन के चेयरमैन, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री यानी हेल्थ मिनिस्टर, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, विदेश राज्य मंत्री, कृषि राज्य मंत्री, खाद्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, ओवरसीज मामलों के मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, और तमाम लोग, उनमें से एक भी हिंदू ही नहीं था। एकदम नॉन हिंदू सरकार बन गई, नॉन हिंदू इनकी एक वो बन गई, क्या नाम है, नेशनल एडवाइजरी कमेटी। मतलब इन्होंने एकदम हिंदुस्तान में एकदम नॉन हिंदू एक पूरा सरकार बना दी, और नॉन हिंदू वो बना दिया, एनएसी, राष्ट्रीय सलाहकार समिति। एक वीडियो आपको और दिखाता हूं, आप इसको देखें जरा से। मैं फिर इसको यहां पे नहीं लगाना चाहता, क्योंकि ये इनकी हैसियत थी कि साहब एक बार गलती से ये सोनिया गांधी के सीट पे बैठ गए, तो सोनिया गांधी के जो सिक्योरिटी वाले थे, उन्होंने आके इनको उठा दिया, कहा चलिए उठिए यहाँ से, और ये प्रधानमंत्री थे। मतलब आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री का आप हाल देख लें। जस्ट लुक एट दिस वीडियो। ओके, देखिए आप इस वीडियो को देखिए। मतलब हजारों आदमी के सामने एक मामूली दरोगा आता है, इनको उठा के अलग कर देता है प्रधानमंत्री को, और कहता हटो, ये सोनिया गांधी की जगह है। बहरहाल ये सब अपनी जगह है। एक मतलब जैसे इन सारे मामलों में अगर राहुल गांधी ना आए तो फिर कुछ आ ही नहीं। राहुल गांधी करुणानिधि के जब वो अंतिम सांसें गिन रहे थे, तो उनको देखने गए थे हॉस्पिटल में, तो वहां वो हंसते हुए पाए गए थे। आज वो मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने गए, तो वहां भी मुस्कुराते हुए पाए गए। ये मीम बन के चल रहा है इस समय ट्विटर पे, यहाँ भी हंस रहे थे और वहां भी हंस रहे थे। ये साबित क्या करना चाहते हैं, मेरे समझ के बाहर है। बहरहाल सरदार मनमोहन सिंह ने गद्दी के लिए, सत्ता के लिए इतने समझौते किए कि मैं माफी चाहता हूं दोस्तों, पर मैं उनकी प्रशंसा में कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का पद सोनिया के उसमें पैरों में डाल दिया। एक वो शेर है कि कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। लेकिन उन्हें सत्ता का इतना लालच था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, उससे हटने के बाद भी, 10 साल प्रधानमंत्री रह लिए, फिर राज्यसभा पहुंच गए, व्हील चेयर पे थे लेकिन फिर भी पहुंच जाते थे, और वो चल फिर नहीं पाते थे तो भी पहुंच जाते थे, और राज्यसभा में 2024 तक रहे। चलो साहब, इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, तब बात करेंगे।